ओके, जय हिंद दोस्तों। तो जेके पीसीएस के हिस्ट्री सेक्शन हमने एनालाइज करा, देन पॉलिटी के क्वेश्चंस हमने देखे थे, कुछ सवाल और थे पॉलिटी के, तो वो कवर करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये हमारी बेस्ट डिटेल्स हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर है। तो देखो, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछ रहे हैं वीटो के बारे में। ये देखो, प्रेसिडेंट के वीटो पावर के बारे में आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए गए और उसके इम्प्लीकेशन दिए गए, आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच है। पहला कह रहे हैं एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा सस्पेंसिव, तीसरा पॉकेट, चौथा लाइन आइटम। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो इन्होंने लिखा है कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैंने रिसेंटली आपको बताया था कि इंडियन प्रेसिडेंट के पास 3 तरह के वीटो होते हैं, अनलाइक द यूएस प्रेसिडेंट जिनके पास 4 तरह के वीटो होते हैं। तो इंडियन प्रेसिडेंट के पास 3 तरह के वीटो होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? एब्सोल्यूट वीटो, इसके बाद सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। राइट, क्वालिफाइड वीटो नहीं होता। प्रेसिडेंट के पास 3 ही होते हैं, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट। क्वालिफाइड वीटो अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास होते हैं। रिसेंटली हमने क्वेश्चन भी एनालाइज करा था इसके ऊपर। हाँ, ये देखो एमडीआई के पेपर में तो मैंने आपको सारा वीटो पढ़ाया था। एब्सोल्यूट वीटो क्या है, बिल हो जाता है, क्या चीज़ें चलती हैं, सस्पेंसिव वीटो क्या है, राइट, देन पॉकेट वीटो क्या, सारी चीज़ें मैंने आपको एक साथ बताई थी। और ये भी बताया था कि किस केस में वीटो अप्लाई नहीं होता है। तो इन सब को एनालाइज करने के बाद अगर आप देखो इस क्वेश्चन को तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमने आपको यही बताया था कि 3 ही तरह की वीटो होती हैं, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट। लाइन आइटम नाम की कोई वीटो नहीं होती इंडियन प्रेसिडेंट के पास। तो ये 3 तो ऐसे ही हट जाते हैं ना, सो आंसर इज सी, ओनली 3। और बाकी भी चेक कर लेते हैं। देखो, एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि जो लेजिस्लेचर ने बिल पास करा है उसमें एसेंट को विदहोल्ड करना। तो प्रेसिडेंट की ये पावर है जिसमें वो किसी बिल को विदहोल्ड करके रखते हैं। ये बिल उसके बाद एंड हो जाता है, जैसा कि मैंने उस टाइम बताया था, बिल एंड हो जाता है और एक्ट नहीं बनता। तो इसको ना जनरली 2 केसेस में प्रेसिडेंट अप्लाई करते हैं या यूज करते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल के केस में और दूसरा गवर्नमेंट बिल के केस में भी, जब कैबिनेट रिजाइन कर देती है ना, जब न्यू कैबिनेट एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को कि पुराने बिल्स को आप एसेंट ना दें, तो उस केस में भी यूजुअली देखने को मिलता है कि प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो का यूज़ करते हैं ताकि वो जो बिल है वो एक्ट ना बन पाए। लॉजिक समझ आ गया? आसान ही है तो वैसे। देन इसके बाद सस्पेंसिव वीटो, तो नाम से ही समझ आ रहा है, सस्पेंसिव यानी सस्पेंड करना। तो इस प्रेसिडेंट इस वीटो को तब एक्सरसाइज करते हैं जब उन्हें रिकंसिडर करना होता है, रिटर्न करना होता है किसी बिल को, और अगर वो बिल दोबारा पास हो गया, अमेंडमेंट हो या फिर ना हो, और अगेन वो प्रेसिडेंट के हाथों में आ गया, तो प्रेसिडेंट को मस्ट अपना एसेंट देना ही है, वो ऑब्लिगेटरी हो जाता है प्रेसिडेंट पे। जैसे मान लो कि कोई बिल है, अब ये बिल प्रेसिडेंट के पास आया, प्रेसिडेंट ने सस्पेंसिव वीटो का यूज़ करा और सस्पेंसिव वीटो का यूज़ करके वापस से पार्लियामेंट के किसी हाउस के पास भेज दिया, वो दोबारा से बिल पास हो गया। ठीक है, हो सकता है उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया हो या ना भी किया गया हो। उस केस में प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही है, क्योंकि दोबारा से पास होके ही आया है। तो ये इसका मतलब है। देन इसके बाद पॉकेट वीटो, तो नाम से ही समझ आ रहा है यहाँ पे पॉकेट का यूज़ कर रहे हैं। तो इस केस में प्रेसिडेंट ना ही रेटिफाई करते हैं, ना ही रिजेक्ट करते हैं, ना ही रिटर्न करते हैं, सिंपली इस बिल को इनडेफिनिट पीरियड के लिए अपने पॉकेट में डाल देते हैं, यानी पेंडिंग ही छोड़ देते हैं इस बिल को। तो ये होता है पॉकेट वीटो। और प्रेसिडेंट इस वीटो को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट तो नहीं दिया गया है, राइट। और यूएसए में जबकि आप देखो तो प्रेसिडेंट को 10 दिन के अंदर ही रिकंसिडरेशन के लिए बिल भेजना पड़ता है। तो इसलिए हम कहते हैं ना कि इंडियन प्रेसिडेंट का जो पॉकेट है वो ज़्यादा बड़ा है यूएस के प्रेसिडेंट के मुकाबले। ठीक है, ये कहा जाता है कि इंडियन प्रेसिडेंट का पॉकेट ज़्यादा बड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनडेफिनिट पीरियड के लिए प्रेसिडेंट बिल को रोक के रख सकते हैं, बट यूएस में 10 दिन के अंदर रिटर्न करना ही होगा। लाइन आइटम भी सही बोल रहे हैं, बट वो यहाँ पे इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं है, इसलिए गलत होता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहे हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एक सब क्लोज 1A जोड़ा गया, और इस तरह से ये 75 1A हो जाता है, जिसमें ये कहा गया कि जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर हैं जिनमें
प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूडेड है, ये 15% से ज़्यादा नहीं होगा टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा के। तो लोकसभा में जो मिनिस्टर्स हैं ना प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करके, वो 15% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, या पढ़ सकते हो, द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाज फिक्स्ड अप टू 15% ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा। तो ये हुआ है 91st अमेंडमेंट के थ्रू। देन यहाँ पे देखो, ये भी CDS में ही पूछा गया था कि किस अमेंडमेंट के थ्रू इंडिया ने प्रिस्क्राइब करा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 91st अमेंडमेंट के थ्रू। सो आंसर इज ऑप्शन ए, और यहाँ भी जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें कह रहे हैं कि कौन वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सर्व कर चुके हैं। हमारे देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, फखरुद्दीन अली अहमद जी और ज्ञानी जेल सिंह जी। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन फैक्चुअली हैं और ये सही होने चाहिए, है ना। हमें पता होना चाहिए हमारे प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए और थोड़ा ईयर का भी आइडिया होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ 1996 में कोई इवेंट हुआ, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। कॉमेंट करके बताना कौन थे। देखो, ये ना पूरी इसकी लिस्ट है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। उसके बाद सेकंड में आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, देन VV गिरी हैं, गोपाल स्वरूप पाठक हैं, GS पाठक, देन BD जत्ती हैं, M हिदायतुल्ला जी जो उस टाइम पे जज भी रहे थे सुप्रीम कोर्ट के, देन R वेंकटरमन जी हैं, शंकर दयाल शर्मा जी हैं, और इनका टाइम पीरियड आप देख सकते हो 87 से 92 के बीच का है। देन KR नारायण जी हैं, कृष्णकांत है 1997 से 2002 के बीच, फिर भैरव सिंह शेखावत जी हैं, देन मोहम्मद हामिद अंसारी, M वेंकैया नायडू, जगदीप धनकर और CP राधाकृष्णन जी प्रेजेंटली हैं। तो ये इनका ऑर्डर है। और यहाँ पे हम देखें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, फखरुद्दीन अली अहमद और ज्ञानी जेल सिंह नहीं, ये तो हमारे प्रेसिडेंट है ना, ये वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने सर्व नहीं करा है। तो आंसर जो है B होगा 1 और 2। ऐसा नहीं है कि इस तरह के सवाल सिर्फ और सिर्फ स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं, आप देख सकते हो इस तरह के सवाल सिविल सर्विस में भी पूछे गए हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि किन्होंने ऑफिस होल्ड करा वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। मोहम्मद हिदायतुल्ला, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवा रेड्डी और शंकर दयाल शर्मा। तो ये आप देख सकते हो जो शंकर दयाल शर्मा जी ये वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, राइट। तो हमारे आंसर में 4 आएगा। और मोहम्मद हिदायतुल्ला जी में, फखरुद्दीन अली अहमद नहीं है तो 2 हट जाएगा, तो 2 का आप एलिमिनेट कर दोगे। और अगर हम देखें बाकी तो 1 और 4 शामिल है, सो आंसर इज B। नीलम संजीव रेड्डी भी प्रेसिडेंट रहे, वाइस प्रेसिडेंट नहीं, सो आंसर इज B। तो इस तरह के क्वेश्चन सिविल सर्विस में भी देखने को मिले हैं। देन ये आप देखो CDS में भी ऐसे सवाल पूछे गए हैं। CDS में थोड़ा एक लेवल आगे जा करके क्रोनोलॉजी ही पूछ ली है कि बताओ पहले कौन आए देन बाद में कौन आए। VV गिरी जी हैं, M हिदायतुल्ला, BD जत्ती और GS पाठक। अगर आपको ध्यान से याद हो तो फर्स्ट नंबर पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी है, सेकेंड नंबर पे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी है, और थर्ड नंबर पे कौन है, तो थर्ड में ये आप देखो VV गिरी जी है, फोर्थ में गोपाल स्वरूप पाठक, फिफ्थ में BD जत्ती। अब मैं तो पढ़ाता हूँ, मुझे ये याद है कि मुझे फैक्चुअल जीके भी कई बार पढ़ाना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में, तो आपको भी ये याद होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आप देखो इसके बाद VV गिरी के बाद GS पाठक जी, फिर BD जत्ती हैं, फिर M हिदायतुल्ला जी है ना। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले कौन आएंगे यहाँ में से, तो सबसे पहले जो है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो इस हिसाब से देखो सबसे पहले कौन आएंगे, VV गिरी जी जो है उनका नंबर थर्ड पे है, तो थर्ड ही आएंगे सबसे पहले, है ना। M हिदायतुल्ला जी 6th में है, और जो BD जत्ती हैं ये 5th में है, और जो गोपाल स्वरूप पाठक जी हैं ये हमारे 4th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो 1 आएगा पहले, देन इसके बाद 4, फिर 3 और फिर 2। तो 1, 4, 3, 2 आंसर A में है, सो आंसर इज ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें कह रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन इन काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी राज्यसभा में जिनमें सबसे ज़्यादा सीट है उन्हें सबसे बाद में लगाना है, यानी सबसे कम सीट से शुरुआत करनी, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर इन्होंने पूछा है, तो पहले यही ध्यान देना। देन वेस्ट बंगाल है, राजस्थान है, पंजाब है और कर्नाटक है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत टफ है आंसर करना, है ना, क्योंकि इतना तो रट के जाना मुश्किल है कि किस स्टेट में राज्यसभा के कितने सीट हैं। बट ना CDS वगैरह में भी अब ये पूछने लग गए हैं, आप देख सकते हो 2025 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया। तो सिविल सर्विस में भी ऐसे सवाल पूछे जाने में टाइम नहीं लगेगा। वो ये नहीं पूछेंगे किसमें कितना नंबर है, ऐसे मैच करने के लिए स्टेट पीसेस में देते हैं, बट वो ये जरूर पूछ लेंगे कि सबसे ज़्यादा किसमें है, या फिर ये ऑर्डर लगा लो क्रोनोलॉजिकली, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं, राइट। क्योंकि देखो CDS वगैरह में पूछ रखा है इन्होंने। सेकेंड, तो थोड़ा अगर हमें बेसिक आइडिया हो ना तो ईजी वाले तो हम एटलीस्ट कर लें, बहुत टफ पूछ लेंगे अगर हिमाचल में कितना, लद्दाख में कितना, ऐसे करके तो मुश्किल हो जाएगा। बट टॉप वाले हम याद कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बहुत बार याद करवाया है कि कई बार ये पूछा गया। ये आप देख सकते हो, यूपी में 31, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18, बिहार और वेस्ट बंगाल में 16, उड़ीसा में 10। ठीक है, मैंने लिख के आपको याद कराया है। तो अगर ये भी आपको पता हो ना तो काम बन जाता है आई गेस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। तो यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार और उड़ीसा,
अब देखो यहाँ पे इन्होंने पूछा कि हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट इन काउंसिल ऑफ स्टेट, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसमें से सबसे ज़्यादा किनके पास है? तमिलनाडु के पास है। देखो यूपी में 31 है, महाराष्ट्र में 19 है और तमिलनाडु में 18 है। ठीक है, यूपी में 31, महाराष्ट्र में 19 और तमिलनाडु में 18। देन ये देखो इन्होंने पूछा लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ सीट इन राज्यसभा, तो इनमें से सबसे ज़्यादा बिहार में है। अगर आप बिहार में देखो कितने सीट है तो 16 सीट है। तो बिहार और वेस्ट बंगाल 4th नंबर में आता है क्योंकि इनके पास 16 सीट है। ठीक है, तो यूपी में कितना है? 31, महाराष्ट्र में कितना है? 19, तमिलनाडु में कितना? 18 और बिहार और वेस्ट बंगाल में कितना है? 16। देखो मैं आपसे याद करवाता हूँ, सबसे ज़्यादा ये यूपी में है ना 31, देन इसके बाद महाराष्ट्र में है 19 और इसके बाद तमिलनाडु में है 18 और इसके बाद आप आओ बिहार और वेस्ट बंगाल में दोनों जगह है 16। तो ये आप देखो इस तरह से पूरा कवर हो जा रहा है हमारा इंडिया। और इसके साथ ही देखो कई बार ये ऐसे पूछ लेते हैं गुजरात, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, तो ये थोड़ा मुश्किल है याद करना। गुजरात में 11 है, कर्नाटक में कितना है? 12 और केरल में है 9 और उड़ीसा में है 10। ठीक है, देन ये इन्होंने MPPSC में पूछा था कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो आंध्र प्रदेश में हमने पढ़ा 11 है, उड़ीसा में 10 है, तमिलनाडु में 18, महाराष्ट्र में 19। सबसे पहले किसका है? सबसे पहले आता है यूपी में 31 सीट, देन महाराष्ट्र में 19, इसके बाद तमिलनाडु में 18 और उसके बाद किसका नंबर आता है? उसका आता है बिहार और वेस्ट बंगाल का, जिसमें 16 सीटें हैं। ठीक है, बिहार वेस्ट बंगाल का इसमें 16 सीटें। अब तो याद हो गया होगा आपको, टॉप 4 आपको याद हो गया होगा। अब इसके बाद अगर हम देखें तो बाकी के देखो लार्जेस्ट नंबर ऑफ, हाँ ये क्वेश्चन हमने कर ही लिया। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं ठीक ठाक। अब ये देखो तो इसमें कह रहे हैं वेस्ट बंगाल, राजस्थान, पंजाब और कर्नाटक। अगर हमें पता है कि टॉप 4 में कौन है तो सबसे पहले कौन है? यूपी, जिसमें 31 सीट है। देन इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है 19 सीट है। थर्ड में कौन है? थर्ड में तमिलनाडु 18 सीट के साथ और फोर्थ में बिहार और वेस्ट बंगाल है 16 सीट के साथ। ठीक है, ये 4 तो हमें याद है। अब अगर इसके बेस पे हम सॉल्व करें तो इसमें से किनका नंबर आता है? वेस्ट बंगाल है, हाँ है, तो इसमें 16 सीट्स है। तो सबसे ज़्यादा सीट तो इसी में है, 1 में। तो अगर हम देखें तो शुरुआत हमें किससे करनी है? शुरुआत सबसे कम से करनी है। हमें तो सबसे ज़्यादा वाला पता है तो हम इधर से सॉल्व करेंगे राइट साइड से, तो ये तो होगा नहीं आंसर। ठीक है, तो बहुत लोग क्या करते हैं सॉल्व करने के बाद भी मिस्टेक कर देंगे, डिसेंडिंग लगा देंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी है ना, बहुत दुख भी होगा क्योंकि जब आंसर पता हो और हम गलत लगा लें तो बहुत दुख होगा। तो ये सी तो नहीं होगा। देन इसके बाद किसका नंबर आता है? राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक। तो अभी हमने पढ़ा कर्नाटक, तो कई बार इन्होंने पूछा, ये देखो आप है ना, यहाँ भी पूछा इन्होंने कर्नाटक में कितनी सीट है, तो 12 सीट है कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में कितनी सीट है? 12 सीट है। और इसके बाद आप देखो यहाँ भी इन्होंने पूछा है, बाद में भी तो कई बार इन्होंने पूछा है, तो इस हिसाब से 4 आएगा। तो 1 के बाद 4 आएगा, यानी ये भी हट गया। अब हमें ये दोनों में चेक करना है। तो अगर पंजाब और राजस्थान में हम फंस भी रहे हैं तो हम ये भी आइडिया लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे पॉपुलेशन तो बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, मेजर फैक्टर नहीं है, बट हम आइडिया लगा सकते हैं कि राजस्थान में 10 सीट है, देन पंजाब में 7। मतलब ये पता कर सकते हैं राजस्थान ज़्यादा है, पंजाब उससे थोड़ा कम है। ठीक है, तो राजस्थान में कितनी सीट है? 10 और पंजाब में कितनी है? 7। तो इसके बाद किन का नंबर आएगा? 10 है किसमें? राजस्थान में। देन इसका पंजाब में, आंसर है ए। तो सबसे कम सीट किनकी है? सबसे कम सीट पंजाब की है, 7 है। देन इसके बाद राजस्थान में 10 सीट है, कर्नाटक में 12 सीटें और वेस्ट बंगाल में 16 सीटें हैं। ठीक है, सो या दैट्स इट। ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे अगर आपको 4-5 पता है स्टार्टिंग वाले। तो एक बार ये भी देख लो कि केरल में कितनी सीटें हैं? 9 और उड़ीसा में कितनी सीटें हैं? 10। पंजाब में कितनी सीटें हैं? 9। सॉरी, पंजाब में कितनी सीटें हैं? 7। ठीक है, पंजाब में 7 सीटें हैं राज्यसभा की। वैसे वो राज्यसभा का ही पूछते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें कह रहे हैं पेयर ऑफ स्टेट दिएगा और आपको उनका फॉर्मेशन डेट बताना है। अरुणाचल प्रदेश 1986, तेलंगाना 2013, गोवा 1986 और उत्तराखंड 2001। ये भी आसान क्वेश्चन है अगर आपको याद है चीज़ें तो। देखो अरुणाचल प्रदेश ना 1987 में स्टेट बनता है, तेलंगाना 2014 में, सबको पता है। गोवा 1986 नहीं 1987 में, और उत्तराखंड जानते हो आप 3 स्टेट, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 2000 में बनता है। तो चारों गलत है, आंसर डी नॉन। हाउ मेनी नेशनल पार्टीज पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन ऑफ इंडिया हेल्ड इन 1952। देखो इलेक्शन पे डेप्थ में क्वेश्चन आ रहा है तो इसके फैक्चुअल डेटा भी हमें प्रिपेयर करने होंगे, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते। अभी रिसेंट का जो पेपर हुआ EPFO का, वहाँ पे भी इलेक्शन पे डेप्थ में क्वेश्चन आया, वीवीपैट वगैरह के बारे में उन्होंने पूछ लिया है ना। तो इलेक्शन मेथड, इलेक्शन प्रोसीजर भी आपको पता होना चाहिए। फैक्चुअल डेटा भी उन्होंने पूछा कि पहली बार EVM कहाँ लगाया गया, कैसे लगाया गया, राइट। तो इलेक्शन कमीशन की ही पोस्ट है फेसबुक वाली, इसमें उन्होंने बताया कि 14 नेशनल पार्टीज़ का जो सिंबल जिन्होंने कॉन्टेस्ट करा था फर्स्ट
जनरल इलेक्शन में, जो कि 1952 में हुआ था, 51-52 में पहली बार आम सभा हुआ था। तो वहाँ पे 14 नेशनल पार्टीज कौन कौन सी थी? देखो, एक थी अखिल भारतीय हिंदू महासभा, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये आप इनके लोगो भी देख सकते हो। बोल्शेविक पार्टी भी थी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक था जो कि मार्क्सिस्ट ग्रुप वाला, देन सोशलिस्ट पार्टी थी, ऑल इंडिया भारतीय जनसंघ है, रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, अखिल भारतीय रामराज परिषद है ना, रामराज परिषद भी था, देन रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी है, उसके बाद कृषिकर लोक पार्टी है, इसमें किसान की लोगो है, देन इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उस टाइम पे इनकी लोगो आप देख सकते हो क्या थी, और कम्युनिस्ट पार्टी है, देन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है, देन किसान मजदूर प्रजा पार्टी है, राइट। तो कितनी पार्टीज हैं? 14 पार्टीज हैं। सो आंसर इज सी 14। इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन रिलेटेड टू ऑडिट ऑफ पंचायत अकाउंट मेंशन। देखो, ये मैंने आपको बताया है कि पंचायत के आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए और इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैंने कई बार आपको याद भी कराया है ये इस तरह के सवाल, तो बेयर एक्ट से भी याद करवाया इनफैक्ट। तो ये आप देखो, जब हम बात करते हैं ऑडिट ऑफ पंचायत की, तो इनमें आता है 243J, है ना, देखो स्टार लगा करके लिख रखा है मैंने। तो 243H में पावर टू इम्पोज टैक्सेस, और K में इलेक्शन है, ये तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। K में इलेक्शन है, ये याद रखना, 243K में इलेक्शन की बात है। J के बाद K आता है, अगर ऐसे दिक्कत हो ना तो ऐसे याद कर लो, J 10th में आता है, तो 10th पोजिशन में ऑडिट की बात है, ठीक है, और 11th में इलेक्शन की बात है। कैसे भी करके आप याद रखो, ट्रिक बनाओ या ऐसे रटो, जैसे भी करना है करो, बट याद होना चाहिए। और डी में रिजर्वेशन की बात है, ठीक है, सीटों का रिजर्वेशन किस में है? 243D में है, 243D में सीटों के रिजर्वेशन की बात है। तो ये चार वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यही चार आपसे वो यूजुअली पूछते हैं। तो यहाँ पे ऑडिट की बात 243J में, सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। तो स्पीच और एक्सप्रेशन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन स्टेट लगा सकती है, और ये किन ग्राउंड्स पे हो सकता है? सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी के बेस पे, पब्लिक ऑर्डर पे जब कोई बात आती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है तो, या डिफेमेशन के केस में। तो देखो, ये तो आप जानती हो हमारे पास बोलने की आज़ादी है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि आज़ादी एब्सोल्यूट है, आप कुछ भी बोल सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, नहीं, कुछ तो रेस्ट्रिक्शंस है, राइट। और ये रेस्ट्रिक्शंस किन बेस पे? देखो, मैंने आपको पूरा पढ़ाया है ना, बेयर एक्ट नहीं, जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे, बेयर एक्ट में भी पढ़ाया, बट फंडामेंटल राइट के टाइम पे मैंने आपको बहुत डेप्थ में पढ़ाया था, और सारे PYQs भी कराए थे, राइट। और ये मैंने आपको बताया था, F को हटा दिया गया है, जिसमें एक्वायर्ड, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी की बात की जाती है। और इसमें आप देखो, तो इन्होंने बताया है कि नथिंग इन सब क्लोज सी ऑफ द सेड क्लोज शेल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ, है ना। इसमें इन्होंने बताया है कि अगर बात आती है कोई भी लॉ जो इम्पोज्ड है इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर और मोरलिटी, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ राइट कन्फर्ड बाय द स्टेट सब क्लोज। मतलब अगर बात आती है सॉवरेंटी की, इंटीग्रिटी की, पब्लिक ऑर्डर की, मोरलिटी की, तो इनमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी लगाया जा सकता है स्टेट के द्वारा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सब क्लोज सी रोकने का काम नहीं करेगा। अगर इन चीज़ों पर बात आती है तो डेफिनेटली स्टेट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, यानी तर्कसंगत तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है सॉवरेंटी पे, पब्लिक ऑर्डर पे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे, डिफेमेशन पे, मोरलिटी पे, इन चीज़ों पे। सो आंसर इज डी। देन ये देखो, पहले ही पूछ रखा है इन्होंने JKPCS में, ये पूछा है इन्होंने कि डिफेमेशन इज अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a)। तो ये बात तो सही है, अभी हमने पढ़ा। दूसरा कह रहा है राइट टू रेपुटेशन इज इनहेरेंट राइट अंडर आर्टिकल 19। देखो, राइट टू रेपुटेशन आपके आर्टिकल 21 के अंदर आता है। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू रेपुटेशन, इवन राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी हमारे आर्टिकल 21 के अंदर आता है। तो दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार जिसको कहते हैं, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, गरिमा पूर्वक, सम्मान पूर्वक, तो वो चीज़ें आर्टिकल 21 के अंदर आती हैं। तो सेकंड तो गलत है, तो यही होगा आंसर, पहला सही है बट दूसरा गलत। देन ये देखो, इन्होंने पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बट द फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द स्टेट। तो स्टेट के द्वारा कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जा सकते हैं हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर। तो ये किससे रिलेटेड है, यानी ये जो रेस्ट्रिक्शंस है किन चीज़ों पे लगाए जा सकते हैं? तो डिफेमेशन पे डेफिनेटली, डिसेंसी या मोरलिटी पे हमने पढ़ा, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, अगर कोई दंगा भड़का रहा है, कोई ऑफेंस को बढ़ावा देने का काम कर रहा है, तो उस केस में भी अगर कोई ऐसे भड़काऊ बयान, भड़काऊ भाषण दे रहा है, तो उनमें भी स्टेट रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। सो आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। एक सवाल और है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ।
सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिग्निटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, डिग्निटी ऑफ ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, डिग्निटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। तो इसका आंसर क्या ऑप्शन है, जब हमारे देश की इंटीग्रिटी पे बात आती है, सॉवरेंटी पे बात आती है, तो उस केस में अगर कोई उसके खिलाफ जाकर कहता है तो डेफिनेटली स्टेट उन पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। तो ये पूरा PYQ का वेब है, इन सवालों को करने के बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा। तो जैसा कि आपने एनालिसिस में समझा कि सारे ही सवाल ऑलमोस्ट PYQs के रेफरेंस से होते हैं। NCERTs वगैरह अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, स्टैंडर्ड बुक्स प्रिपेयर कर लें, PYQs को अपने टिप्स पे कर लें, तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी और ये हर PYQ एपिसोड से आप समझते हो।